आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के मातृ देवी की चर्चा करेंगे। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म एवं वृद्धि से हो रहा होगा। हड़प्पाई लोग इसे पृथ्वी की उर्वरता देवी मानते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइशनी की पूजा करते थे। बात करते हैं आइशनी देवी जो मिस्र की थी, उसकी समानता जो थी हड़प्पा कालीन जो स्त्री की या मातृ देवी की मूर्ति है, उनमें दोनों में एक ही समानता है, दोनों को पूजा किया जाता था। अब बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म के बारे में सदैव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त संभावनी मुद्रा में ध्यानरत योगी की प्रशस्त मूर्तियां मुहर जिस पर पद्मासन मुद्रा में योगी का अंकन आदि से होता है, सिंधुवासी योग से परिचित थे। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मंगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। धौलागिरी से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो कि प्राचीन सूचना पट के रूप में प्रयुक्त होते थे। यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। अब हम बात करते हैं अंतिम संस्कार के बारे में। सिंधु सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से मिलता है। पहला जो है दाह संस्कार है। इसमें शवों को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भावावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। हिंदू विधि से मिलती प्रथा यह सर्वप्रमुख प्रथा थी। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। ये प्रथा मुस्लिम विधि से मिलती जुलती है। और तीसरी है आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पंछियों के खाने के बाद बचे शेष भागों को भूमि में दफना दिया जाता था। इसे हम फारसी विधि प्रथा भी कह सकते हैं। सूरकोटदा से अंडाकार के साक्ष्य मिले थे, परंतु हड़प्पा से ताबूत युक्त मानव समाधिकरण का भी प्रमाण मिलता है। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम, सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर में करके दफनाया जाता था। इसके अपवाद हड़प्पा एवं कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथर में पूरब पश्चिम क्रम में, रोपड़ में पश्चिम पूरब क्रम में मृतकों को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा से एक और लोथर से 3 युगल सावधान मिले हैं, जिसमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। कहीं कहीं से मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी, बर्तन, आभूषण, उपकरण, दीप, दर्पण आदि मिलते हैं। रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिलते हैं। लोथर की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे के दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं विलुप्त सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी के संदर्भ में नवीनतम शोध प्रमाण 5 मई 2015 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन नदी के अस्तित्व की प्रामाणिकता की दृष्टि से पुष्टि की गई है। अब यह नदी भूमि से 60 मीटर नीचे विलुप्त हो गई है। इससे खोजे गए अब तक के सभी चैनलों के मैप से स्पष्ट है कि यह नदी 1500 किलोमीटर लंबी थी और 315 किलोमीटर चौड़ी थी। औसतन इसकी गहराई 5 मीटर थी। सरस्वती नदी कहाँ लुप्त हो गई, इसके बारे में 120 वर्ष पहले 1893 ईस्वी में एक अंग्रेज इंजीनियर
अर्डलहैम ने विचार किया और खोजना शुरू की थी। इस नदी की सूखी घाटी से गुजरने के दौरान कई बिंदुओं पर विचार करने के बाद उन्होंने परिकल्पना दी कि यह स्थल संभवतः प्राचीन सरस्वती नदी घाटी की है। ऋग्वेद की ऋचाओं में अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती का उल्लेख किया गया है। इसमें सरस्वती नदी को सिंधु एवं अन्य नदियों की जननी बताया गया है। अब हम बात करते हैं नर्तकी की मूर्ति को, जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। सिर के पीछे उसके बालों की चोटी लटे एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। सिर पीछे की ओर झुकाए, आंखें झुकी हुई, दाईं भुजा कूल्हे पर टिकाए एवं बाईं भुजा नीचे लटकी हुई, यह मूर्ति नृत्य की मुद्रा को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं सिंधु लिपि की। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कंभिनम थे। कंघिनम ने 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया था कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. वेडल ने किया था। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक है। कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक एवं अल्प साक्ष्य अक्षरात्मक है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव कृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि के जो नमूने मिलते हैं उसमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखने के मिलते हैं, जैसे फारसी लिपि लिखी जाती है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसी ब्राह्मी लिपि, एवं कुछ में गौमुद्रिका लिपि का प्रयोग। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ज्ञात हो कि सभी भारतीय लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बात करते सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। सिंधु सभ्यता के पतन कैसे हुआ, अभी तक ठोस व्यवस्था की तरफ हम नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण ना मिल पाया है जिससे ठोस तौर पे कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का पतन इसी तरह हुआ है। फिर भी कुछ अनुमान या कुछ विद्वानों का मत है जो हम इस प्रकार आपको बता रहे हैं। विद्वान जो इतिहासकार हैं वे है फेयर सर्विस, जिनका मानना है कि वनों का काटना, संसाधनों में कमी, परिस्थितियों असंतुलन पतन का कारण था। इतिहासकार मार्टिन व्हील का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत था। मार्टिन व्हील का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। मार्टिन व्हील ने हड़प्पा सभ्यता को विदेशी बताने का प्रयास किया था। अब जानते हैं जॉन मार्शल का क्या विचार था। हमारे इतिहासकार जॉन मार्शल ने कहा है कि प्रशासनिक स्थिरता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। ओरेजन स्टाइल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है। अर्नेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल ने बताया है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। M.R. साहनी ने बताया है कि भू त्वरित परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है। D.D. कोसाम्बी ने बताया है कि मोहनजोदड़ो के लोग की आग लगाकर लोगों ने हत्या कर दी थी, इसलिए इस सभ्यता नष्ट हुई है। गार्डन चाइल्ड एवं हिलर ने यह बताया है कि मोहनजोदड़ो के लोग
सदैव सभ्यता में विदेशी आक्रमण के कारण नष्ट हो गए या पीड़ित हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे तर्क दिए अपने अपने बातों को रखने का। एक और मुख्य बात यह है कि भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिली है। तो भारत में प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य जो है, हड़प्पा वासी को चांदी की जानकारी थी। ये लोग राजस्थान के जावर एवं अजमेर खान से चांदी प्राप्त करते थे। मुख्यतः हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हेतु अफगानिस्तान और ईरान से आयात किए जाते थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि चांदी के प्रमाण हड़प्पा काल में मिले हैं और ये बहुत ही मुख्य जानकारी में से है। हड़प्पा के विषय में हम और अगले वीडियो में बताएंगे विस्तार से, एक एक बात आप लोग को समझाएंगे। इसको ध्यान पूर्वक बार बार रिपीट करने से ही आपको याद होगा और याद होने के बाद ही आपको परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। इसी के साथ ही आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।